फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमएसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और सारे रोग के बारे में, सारी दवाओं के बारे में, सारे औषधियों के बारे में, पत्तियों के बारे में, जो वनस्पतियाँ हैं उन सारे बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग को बायोलॉजी तो एकदम आसान हो गया होगा और अब आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और किसी भी एग्ज़ाम्स में आएगा कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और हम लोग बात कर रहे थे हीनताजन, असंक्रामक और अन्य रोग के बारे में, तो इसके बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी हो गई होगी और काफ़ी कुछ बीमारी के बारे में और दवाओं के बारे में आप लोग को तो अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का भी हमारा चैप्टर इसी से है, हीनताजन और असंक्रामक और अन्य रोग से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। और हम लोगों ने कैंसर के बारे में, ल्यूकीमिया के बारे में, ओंकोजीन के बारे में, गठिया के बारे में, हेंथोफोबिया के बारे में, सिलिकोसिस के बारे में, बेरी इटाई सारे रोगों के बारे में अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है। तो अब आप लोगों को तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी बीमारी को पहचानने में, उसके लक्षण को जानने में और उसके लिए कौन सी दवाई यूज़ होती है, ये सारा सब कुछ आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है। आपको बताना है इसमें कौन सी बीमारी है जिसमें आपका जो रक्त में यूरिक अम्ल होता है वो ज़्यादा मात्रा में, उच्च मात्रा में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है अर्थराइटिस, सेकंड है गठिया, थर्ड है संधिवात, फोर्थ है रुमेटी हृदय। तो चलिए बता दीजिए कि कौन सी रोग है जिसमें आपके उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। सारे क्वेश्चन आपके लगभग यूपीपीसीएस और आईएएस में पूछे हुए हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें और क्लास बिल्कुल मत मिस किया करें। तो चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो गठिया में रोगी की गांठों में असहाय दर्द होता है और यह रोग खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने से होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। गठिया जो होता है ये आपका असहाय दर्द होता है, मतलब भयानक पीड़ा होती है। और जो रोग होते हैं खून में, आपके ब्लड में यूरिक अम्ल की जब मात्रा बढ़ जाती है तो आपको गठिया नामक रोग हो जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, गठिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मधुमेह, पोलियो, काली खांसी, चेचक। तो आपको बताना इनमें से कौन सा रोग है जो आपका वैक्सीनेशन द्वारा नहीं सही किया जा सकता है और इसमें उसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। इसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो पोलियो, काली खांसी और चेचक को वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मधुमेह जो रोग होता है इसको वैक्सीनेशन द्वारा नहीं होता है। और मधुमेह जो होता है ये अग्नाशय से संबंधित रोग होता है, जो इंसुलिन की पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण इस रोग में शर्करा की मात्रा जो है ब्लड में और यूरिन में आपका आ जाती है और इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने से यकृत में ग्लाइकोजन संचित नहीं हो पाता और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ग्लूकोज के बारे में आपका इसमें जो आपका इंसुलिन है, इंसुलिन का जो स्राव है वो सही से नहीं होता है, जिससे व्यक्ति जो होता है, रोगी जो होता है, उसके यूरिन में और ब्लड में जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे उनको डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। डायबिटीज़ या शुगर जो होता है एक प्रकार का खतरनाक रोग होता है जिसका प्रभाव पूरे भारत में व्यापक रूप से फैल रहा है और यह बीमारी अग्न्याशय की लैंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं बीटा सेल द्वारा इंसुलिन का स्राव कम होने के कारण होता है, जिससे प्रभावित जो व्यक्ति होती है उसमें ब्लड में जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और विश्व मधुमेह दिवस जो है आपको पता होगा कि 14 नवंबर को मनाया जाता है और निरंतर जो मधुमेह रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती ही रह रही है। वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस जो है आयोजित करने का जो विचार किया था वो 14 नवंबर का दिन चयनित किया है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, मधुमेह। और आपका जो मेथी होता है ये एक आवृत्तिबीजी पौधा होता है जिसका बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। तो आप मेथी का यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के लिए और शुगर के लिए, मधुमेह के लिए। और इसी क्रम में आपका करी का पत्ता भी है, ये भी मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही रामबाण है, बहुत ही अच्छा इलाज है। तो आपका जो है इसमें वैक्सीनेशन द्वारा मधुमेह को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्रौढ़ों को एक सामान्य रोग है? पहला ऑप्शन रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, सेकंड है रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, थर्ड है रक्त में इंसुलिन की
कम मात्रा, फोर्थ है रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा। कूट में बताना है दूसरा चौथा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इनमें से कौन है जो मधुमेह से संबंधित है और प्रौढ़ों में सामान्य रोग के रूप में होता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। ये भी आपका आईएएस का क्वेश्चन है। तो अग्न्याशय, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका शुगर होता है वो अग्न्याशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल द्वारा जब अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है तो रक्त में जो है ब्लड शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और यह सामान्यतः जो होता है प्रौढ़ व्यक्ति या एडल्ट मेंट में होता है। जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको होता है, वयस्क मनुष्यों में आपका मधुमेह नामक रोग होता है। तो आपका जब इंसुलिन का सही स्राव नहीं होता तो रक्त में जो होता है ये आपकी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा जो है उच्च हो जाता है और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। तो आपका कौन सा कूट है, आपका पहला और तीसरा जो है राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? धनिये के बीज, सरसों के बीज, जीरे के बीज, मेथी के बीज। तो ये भी आपका आईएएस का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। और मैंने आपको इसके बारे में भी डिटेल से बता दिया, अभी पहले ही बता दिया इसी क्वेश्चन में। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो आपका जो मेथी होता है, मेथी जो होता है ये शुगर के लिए बहुत ही अच्छा औषधि है। और मेथी जो है एक आवृतबीजी पादप होता है और जिनका बीज मधुमेह के रोगी की रक्त शर्करा को सामान बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। और इसके अलावा यह पौधा जो होता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। और यह जो होता है आस्तन या कोलन के कैंसर से भी बचाव में उपयोगी होता है, क्योंकि मेथी के जो पौधे का मुख्य भाग होता है, मुख्य उपयोग जो होता है मेथी के पौधे का, वो पाचन में सहायता करता है। भारतवर्ष में मेथी के बीज को मेथी का दाना भी कहा जाता है, जो कि पुष्प के निषेचन के बाद बीजांड से निर्मित होता है। तो आपका मेथी, आप समझ सकते हैं कि मेथी हमारे लिए पाचन के लिए भी लाभदायक है और हमारे जो स्तन है या कोलन है उस कैंसर से भी बचाता है और हमारे शुगर के लिए भी लाभदायक है। तो मेथी का यूज़ आप लोग ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया, मेथी के बीज। ये आपका जो है मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा को समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? मतलब किस अंग का सही से कार्य ना करने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? अग्न्याशय, यकृत, गुर्दा, पित्ताशय। तो इसको तो आप लोग यूं ही बता सकते हैं, ऐसे ही बता सकते हैं। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ये आपका अग्न्याशय के, जो अग्न्याशय ठीक से वर्क नहीं करता तो आपको मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और अग्न्याशय की लैंगरहर्स की दीपिकाओं की बीटा सेल द्वारा जब अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है तो ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता भारत का देशज और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? रक्तचाप, मलेरिया, मधुमेह, क्षय रोग। तो इसको भी तो आप लोग बता सकते हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि मेथी का भी आप शुगर में यूज़ कर सकते हैं और आपका करी के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बता दीजिए। इसमें बताना था कि ब्रिटिश जो अनुसंधान द्वारा उद्घाटित किया गया है, जो करी पत्ता है वो भारत का देशज औषधि है, मतलब देसी औषधि है। और इसको जो है फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो कई अरब डॉलर इसके उत्पादन की क्षमता रखते हैं, कि मतलब कई अरब डॉलर में इसका उत्पादन कर सकते हैं। और यह किस रोग के इलाज के लिए उपयोगी है या दावा करते हैं? तो ऑप्शन है रक्तचाप, मलेरिया, मधुमेह, क्षय रोग। तो जल्दी बताइए, आपके यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा जो उद्घाटित किया गया वो आपका करी पत्ता भारत का देशज है और यह फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर उत्पादन की क्षमता भी रखता है और यह मधुमेह के इलाज के लिए उपयोगी है। और मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, मधुमेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? एफ.जी. वेंटिंग, स्लीडन एवं स्वान ने, ब्राउन ने, हुक ने। तो आपको बताना है कि जो मधुमेह नामक रोग है उसका जो इंसुलिन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था? तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है इसमें। किसने किया था इंसुलिन की खोज? तो सन 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिक थे, वेंटिंग और वेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक की सहायता से। दो वैज्ञानिक बेंटिंग और बेस्ट, इन दोनों ने, एक वैज्ञानिक है मैक्लियोड,
मैक्लियोड, इनकी सहायता से इन तीनों ने मिलकर किया था। तो बेंटिंग और वेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन को सक्रिय तैयार किया था, जिसके लिए बेंटिंग और मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार सन 1923 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, 1923 में। और इंसुलिन हार्मोन का संबंध जो है ये रुधिर ग्लूकोज के नियमन से है या नियंत्रण से है या उसके स्राव से है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। एफ.जी. बेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। और यदि ऑप्शन में बेंटिंग और बेस्ट दोनों देते तो ये दोनों हो जाते हैं, और सहायता आपका मैक्लियोड ने किया था। और बेंटिंग और मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार सन 1923 में दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CUT का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है। CUT का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव क्या है? रक्तस्राव, दर्द, बेधन, श्रोणि प्रदाहक रोग। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो चलिए बता दीजिए कौन सा होगा। तो CUT क्या होता है? ये कापर टी होता है, इसको हम कापर टी कहते हैं। यह एक प्रकार का लूप है जो गर्भाशय में लगाया जाता है, और ये आपका जो होता है निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। और आपका ये कॉपर टी का जो सर्वसामान्य जो दुष्प्रभाव है वो रक्तस्राव है। पहली बार जो रक्तस्राव एक सामान्य समस्या थी जब CUT लगाया गया था। तो आपका रक्तस्राव मतलब ब्लड का जो निकलना होता है उसे हम रक्तस्राव कहते हैं। तो ये आपका निषेचन की क्रिया को रोकता है और निषेचन की क्रिया को मतलब भ्रूण बनने नहीं देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। कॉपर टी एक प्रकार का टीका ही है जो गर्भाशय में लगाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। यकृत, वृक्क, फेफड़े, मस्तिष्क। आपको बताना है कि एम्फाइसीमा एक प्रकार का ऐसा रोग है जो पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा होता है और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा हो सकता है। तो एम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग होता है और जिससे मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, फेफड़ा। अगर इसकी जगह फुफ्फुस रहता तो भी आपका राइट हो जाता। फुफ्फुस या फेफड़ा सेम ही है, फेफड़े को ही फुफ्फुस भी कहते हैं। तो आपका एम्फाइसीमा जो है एक प्रकार का फेफड़े का रोग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदयाघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, तंतु ऊतक के चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, हृदय धमनियों में रक्त के थक्के का बनना। तो चलिए बता दीजिए इसका सही क्रम आपको बताना है। यहाँ थोड़ा सा एक क्रम मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 ही होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। और कूट आपका बताना है, कूट है आपका 1 2 3 4, 2 4 1 3, 2 3 1 4, 4 2 1 3। तो चलिए बता दीजिए, ये आपको यहाँ पे सही हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। तो बता दीजिए, आपको बताना है हृदयाघात। हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब आता है तो सबसे पहले किस टाइप की लक्षण दिखाई देते हैं, फिर कौन से लक्षण, फिर कौन से लक्षण, ये आपको बताना है। ये आपका IAS का क्वेश्चन है। तो चलिए कोशिश कीजिए बताने की आंसर क्या हो सकता है। तो हृदयाघात पहला दे रहा है कि वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। सेकंड है तंतु ऊतक के चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल। थर्ड है रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। फोर्थ है हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो हृदयाघात या हार्ट अटैक जब आता है उसमें तंतु ऊतक के चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल ये सबसे पहले हो जाते हैं। तंतु ऊतक के चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं और अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से हृदय धमनियों में रक्त का थक्का जो है पहुँच जाता है। तो आपका पहला कौन सा हो गया? ये आपका पहला हो गया। उसके बाद हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है, ये आपका दूसरा हो गया। और उसके बाद जो होता है वाहिका के आंतरिक द्वार जो होते हैं ये संकीर्ण या पतले हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में रक्त और ऑक्सीजन की जो है पूर्ति सही मात्रा में नहीं हो सकती है। तो आपका रक्त और ये आपका तीसरा हो गया, पूर्ति नहीं हो पाती है। और मोटापा, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि जो है इस रोग के प्रमुख कारण है। और इसके उपचार हेतु जो होता है रुधिर अस्कंत रोधी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा कूट सही है? आपका दूसरा, चौथा, ये वाला सही है। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। सबसे पहले ये पहले नंबर पे हो जाएगा, फिर आपका ये दूसरे नंबर पे है, और ये आपका उसके बाद ये पहले नंबर पे है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका जो होता है ये हो जाएगा रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका तंतु ऊतक में चकत्ते हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बन जाएंगे। उसके बाद जो अन्य लिपिड है वो जमा होने लगेंगे जिससे हृदय धमनियों में रक्त का थक्का बन जाएगा। तो उसके बाद जो होगा वो वाहिकाएं जो होती हैं, आंतरिक द्वार जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं। उसकी वाहिकाएं जो नली होती हैं वो पतली हो जाती हैं, और जब पतली हो जाएंगी तो आपके जो शरीर में रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाएगी। तो आपका ये बी वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले दूसरे नंबर, फिर चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। यह दर्द से राहत में प्रभावी है या खून में थक्के नहीं जमने देता है? तो चलिए बता दीजिए। मैंने आपको एस्पिरिन के बारे में भी डिटेल से बताया है, तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें कौन सा है गलत है? एक कोई गलत है और बाकी तीनों आपके राइट हैं। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो एस्पिरिन जो होता है, जिसे हम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, यह एक न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा होता है जो अक्सर हल्के दर्दों में छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक, ज्वार शामक और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन का जो प्रयोग होता है वो लंबे समय के लिए कम मात्रा में जो हार्ट अटैक है या हृदयाघात है और मस्तिष्क आघात है या रक्त के थक्कों की रोकथाम के लिए भी किया जा सकता है। और एस्पिरिन जो होता है ये मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत नहीं आता है। एस्पिरिन आपका दर्दनाशक या मादक दवाओं के अंतर्गत नहीं आता, ये आपका गलत है। ये आपका न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा, ये भी राइट है। ये दर्द में राहत देता है, ये ब्लड को थक्के नहीं जमने देता है, ये भी आपका राइट है। आपका जो एस्पिरिन है ये दर्दनाशक दवा मादक नहीं है, गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा आपको बताना इनमें से सही नहीं सुमेलित है? पहला है क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड नासी, सेकंड है क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी, थर्ड है क्विनिन मलेरिया रोधी, फोर्थ है एस्पिरिन निश्चेतक। तो चलिए बता दीजिए कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। कोई एक जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। क्लोरोमाइसिटिन जो होता है ये टाइफाइड नासी होता है, ये आपका राइट है। क्रिस्टल वायलेट ये पूर्तिरोधी जो होता है ये आपका जो है ये भी आपका सही है। क्रिस्टल वायलेट मतलब क्रिस्टल जो बैगनी होता है, ये आपका पूर्तिरोधी मतलब जो एंटी फंगल के रूप में यूज़ किया जाता है वो आपका क्रिस्टल वायलेट के रूप में होता है, ये भी आपका राइट है। क्विनिन जो है मलेरिया की दवा, ये मैंने आपको बताया ही था कि क्विनिन जो है मलेरिया की दवा है। और आपका फोर्थ जो है एस्पिरिन है, अभी मैंने बताया कि आपका निश्चेतक या मादक दब्बों में नहीं है, ये आपका क्या है, दर्द निवारक दवा है। एस्पिरिन आपका दर्द निवारक दवा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी से जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं वह होती हैं। जो कोरोनरी धमनी होता है वो बाईपास एक प्रकार का सर्जरी होता है जब यहाँ पे कहीं पे आपकी जो ब्लड है वो क्लाट हो जाती है, ब्लड का थक्का जम जाता है, तो क्या करते हैं जो नस होता है उसको बीच से काट के हटा देते हैं और बीच में एक प्रकार का छल्ला या स्टील का लगा देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर से पट्टी कर देते हैं और नसें जो है उसमें जोड़ देते हैं। नसें को जोड़ देते हैं, जब उस पर ब्लड जो है आर पार जाने लगता है, धीरे धीरे उसके ऊपर जो होते हैं कवर हो जाते हैं, मांस आ जाते हैं, तो छल्ले को धीरे से निकाले जाते हैं। इस टाइप से कुछ प्रक्रिया है जो बाईपास सर्जरी होती है। बाईपास मतलब उसके आर पार जाने की, जो ब्लड है उसको आर पार जाने के लिए जो सुविधा दी जाती है वो बाईपास सर्जरी के अंतर्गत आता है। तो जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट है तो प्रयोग में लाई जाती है वह क्या है? आपको ये बताना कि उनमें कौन सी धमनी कहाँ से यूज़ की जाती है रक्त वाहिका नलिका के लिए। तो पहला ऑप्शन है पाँव से ली गई सिरा, सेकंड है अग्रहस्त से ली गई धमनी, थर्ड है सीने छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बता दीजिए कोरोनरी धमनी में जो बाईपास सर्जरी होता है, बाईपास ऑपरेशन जो किया जाता है वो कहाँ की सिरा या कहाँ की धमनी का यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी आपके यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्यक्रिया द्वारा शरीर के किसी अंग भाग से जो है अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी के अवरुद्ध हुए स्थान में समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु जो होता है वैकल्पिक रक्त पथ बना देते हैं और इस क्रिया को जो होती है वो बाईपास सर्जरी कहते हैं। और यह जो होता है प्रायः छाती के अंदर में मेमरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस बेन निकालकर हृदय की धमनियों में जोड़ा जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपका देखिए जो है छाती जो होता है या ब्रेस्ट जो होता है उसमें मेमरी धमनी कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, जिसे मेमरी आर्टरी भी कहते हैं। और हाथ जो होता है उसमें रेडियल धमनी, वो भी नहीं दिया है। और आपका पैर में सेफनस बेन या सेफनस धमनी जो है ये भी नहीं दिया है। तो आपका इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और मैंने अभी आपको बताया कि जो इस प्रकार का जो होता है, ऐसे नस जो होता है उसमें ब्लड हो जाती है तो उसको काट के निकाल के इस टाइप का जो होता है ये आपका ब्रेस्ट की जो अंदर की मेमरी धमनी है या रेडियल धमनी या सेफनस धमनी जो है उसको बीच में लगा देते हैं और उसको बीच में लगा के जब ब्लड को आर पार पास कराए जाते हैं तो इन्हें ही आप कहते हैं बाईपास सर्जरी। ओके, तो इसमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, आप समझ गए होंगे कि कोरोनरी धमनी या बाईपास सर्जरी क्या होता है और मुख्यतः लोगों के हृदय में ही किया जाता है, ये आप सुने ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। तो आपको बताना है कि अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होती है। कैथ लैब बताना है कहाँ होती है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या होगा। तो प्रायः जो अस्पताल होते हैं उसमें हृदय रोग विभाग, जिसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, इसमें आपका कैथ लैब होता है। और कोरोनरी धमनी रोग जो होता है, इसकी पहचान और इसके उपचार के लिए विभिन्न परीक्षण और प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए चिकित्सक जो होते हैं कैथ लैब का ही प्रयोग करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग। कार्डियोलॉजी जो हृदय से संबंधित होती है, वहाँ पे आपके कैथ लैब होते हैं। कैथ लैब जो होते हैं ये आपके कोरोनरी धमनी की पहचान करने के लिए, उनके उपचार के लिए, परीक्षण के लिए, प्रक्रियाओं के लिए संपादित करने के लिए इस लैब का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है स्कर्वी, रिकेट्स, पेलाग्रा, जीरोप्थेल्मिया। ये भी आपका आईएएस का क्वेश्चन है, तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जीरोप्थेल्मिया जो नामक रोग होता है नेत्र में विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से होने वाला प्रमुख रोग होता है, जिसमें रेटिना की नेत्र की जो कार्निया होती हैं उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सूखने लगती हैं और सूखने के बाद सल्की भवन हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता हमको, ये सल्की एकदम सूख जाती हैं और दृश्य क्षमता जो है प्रभावित हो जाती है और इस पर जो ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो आपका इसमें जीरोप्थेल्मिया नामक जो रोग है ये आपका जो आजकल पोषणहीनता की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्न में से कौन सा है? प्रणाली का आकार, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वापोषी क्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सहज प्रणाली जो परिवर्धन है इनमें से कौन सा है। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो सहज प्रणाली जो होती है मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग होता है और यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की जो स्वापोषी प्रक्रिया होती है इसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वापोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए, अपनी सारी क्रियाएं स्वयं करते हैं, वो आपके स्वापोषी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। सिस्टम आपका जो होता है स्वापोषी क्रिया होती है, सहज प्रणाली का प्रवर्धन करने के लिए प्रणाली का स्वापोषी क्रिया का होना आवश्यक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलाय खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है? खेसरी दाल के, सरसों के तेल के, परिमार्जित चावल के, खुम्बी के। तो आपको बताना है कि जो कलाय खंड एक प्रकार का बीमारी है वो किसके अधिक खाने से होता है। तो चलिए आंसर दे दीजिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है। तो कलाय खंड जो होते हैं इसको लेथिरिज्म भी बोलते हैं और लेथिरिज्म जो होता है जीन्स लेथिरस की कुल फलियां या भोजन के कारण होने वाली ये आपका स्थिति होता है। इसके लक्षण जो होते हैं कलाश खंड के, इसमें कमजोरी महसूस होगा, थकान होगा, जो पैर होंगे उसके पाँव के घाव हो जाएंगे, पैर की मांसपेशियों में शोथ हो जाएगा और कंकाल जो है विकृत हो जाएगा। एक प्रकार का लकवा होता है जो नीचे की अंगों में मुख्यतः होता रहता है। और खेसरी दाल जो होता है इसका यूज़ करने से हम शरीर में कलाश खंड नामक रोग हो जाते हैं। तो खेसरी दाल हमारे लिए उपयोगी नहीं बल्कि अनुपयोगी है, इसके खाने से हमको लकवा, पैरालाइसिस की बीमारी भी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं। औषधि जो वितरण में काम आने वाले जो खाली संपुट होते हैं या ब्लैक कैप्सूल जो होते हैं, ब्लैंक कैप्सूल, वो किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे यन होगा, ब्लैंक कैप्सूल होगा। तो पहला ऑप्शन है अंड स्वेतक के, सेकंड है गोंद के, थर्ड है मांडी के, फोर्थ है श्लेष्म के। तो आपको कूट में बताना पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा। तो चलिए बता दीजिए, यूपीपीसी का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। खाली संपुट जो काम में आने वाले हैं वो क्या है। तो औषधि वितरण में जो काम आने वाले वेजिटेरियन खाली संपुट जो होते हैं वो मंडी से बने होते हैं। वेजिटेरियन जो खाली संपुट होते हैं वो मंडी से बने होते हैं, जबकि जो नॉन वेजिटेरियन खाली संपुट होते हैं वो श्लेष्म से निर्मित होते हैं जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो दवा है बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। यहाँ 3 कर लीजिएगा, 3 और 4 जो है ये राइट हो गया। ओके, तीसरा और चौथा आपका सही हो गया। और जो आपका मांडी है ये आपका वेजिटेरियन खाली संपुट है, मतलब वेजिटेरियन ब्लैंक कैप्सूल होता है जो स्टार्च, मांडी को स्टार्च भी कहते हैं, इससे बना होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन होता है खाली संपुट ये आपका श्लेष्म जिसे गिलेटिन कहते हैं,
जिलेटिन से बना होता है। तो ये आपका स्टार्च है, ये आपका जिलेटिन है। तो खाली संपुट जो होता है ये दोनों से बना होता है, मांडी और श्लेष्म से। मांडी जो होता है वो आपका वेजिटेरियन होता है और श्लेष्म में जो जिलेटिन होता है वो आपका नॉन वेजिटेरियन होता है। तो आपका ऑप्शन जो है फोर्थ राइट हो जाएगा, तीसरा और चौथा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, पहला ऑप्शन औषधियों के प्रभाव से कोशिकाओं का द्रुत विभाजन होता है। सेकंड है रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। तीसरा है कोशिका नाभिकों में गुणसूत्र एनोफ्रेज ध्रुवों तक जाने के पहले संलग्न होते हैं। चौथा है कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन की सफलतापूर्वक संदमन किया जाता है। तो चलिए बता दीजिए, आपका आईएएस का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। अपरूपांतरण जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है। तो कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना जो होता है यही आपका अपरूपांतरण कहलाता है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। और कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं, यहाँ तक कि कैंसर पहले स्टेज का होता है। फिर यह कोशिकाएं अपने अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को भी प्रभावित करती हैं। तो यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाती हैं। लिम्फ नोड मतलब रक्त या लसिका ग्रंथि तक पहुंच जाती हैं और यहाँ कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। फिर लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती हैं और यह कैंसर का तीसरा स्टेज होता है और इसे ही मेटास्टेसिस या अपरूपांतरण कहते हैं। मतलब रोग जो होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो जाना होता है वही आपका अपरूपांतरण कहलाता है। और कैंसर देख लीजिए, सुन लीजिए कैसे फैलता है। कैंसर पहले शरीर के एक अंग में जाता है, फिर अपने निकटवर्ती अंग में फैलता है, जिसे हम अपरूपांतरण कहते हैं। और कई महीनों कई वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं जो शरीर के एक हिस्से में रहती हैं जब फर्स्ट स्टेज होता है, फिर धीरे धीरे अब बढ़ती हैं। फिर ये कोशिकाओं के अगल बगल जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उसको भी प्रभावित करती हैं। तो यह अंग जो होते हैं लिम्फ नोड तक पहुँच जाते हैं, ये द्वितीय स्टेज का कैंसर होता है। और जब लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियाँ इन कोशिकाओं के शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाने लगती हैं तो ये तीसरा स्टेज हो जाता है और इसे ही हम मेटास्टेसिस या अपरूपांतरण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों को अंगों तक फैलाती रहती हैं। अंगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो कोशिकाएँ हैं वही आपका जो होता है मेटास्टेसिस या अपरूपांतरण कहलाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यूरेमिया नामक रोग। यूरेनिया नामक रोग शरीर के किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन किडनी, सेकंड है तिल्ली, थर्ड है हृदय, फोर्थ है आपका यकृत। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। यूरेमिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या होगा। और आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन पहले से ही डिस्कस करवा दिया है, पहले ही बता दिया, पूरे डिटेल में बताया है, तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, यदि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो यूरेनिया नामक रोग होता है इसको हम ब्राइट्स रोग भी कहते हैं, ब्राइट्स रोग भी कहते हैं। यह शरीर में गुर्दे या वृक्क को प्रभावित करता है और इस रोग में वृक्कों की कार्यकी गड़बड़ हो जाती है। वृक्कों की जो फिजियोलॉजी है ये गड़बड़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। किडनी या गुर्दा जो होता है इसमें आपको यूरेनिया नामक रोग से प्रभावित होता है, इसे हम ब्राइट्स रोग भी कहते हैं। ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और इसमें हमारा जो किडनी है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता, जिससे हमारा जो ब्लड होता है उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपको यूरेनिया नामक या ब्राइट्स नामक रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी और आपका रिवीजन भी हुआ होगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आया होगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे क्योंकि सब पढ़ा हुआ है। और अब तो आप लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही रहता है, तो आप लोग तो आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए, आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और अब आप लोग को कितना बायोलॉजी समझ में आया, कितना आपको नॉलेज हुआ, ये सारी चीज़ें तो आप लोग बता दिया कीजिए एक बार कमेंट करके, ताकि ये पता तो चले कि आप लोग को बायोलॉजी कैसा लग रहा है, कितना नॉलेज अभी तक आप लोग गेन कर पाए, कितना कॉन्फिडेंस आप लोग को आया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।